हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 57 के बारे में। और यह क्लास हमारी पोस्टमार्टम क्लास नाम से काफ़ी फेमस है, जिसमें हम अभी तक 56 वीडियोज़ के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स वीडियो वीपीडीओ सहित 854 पदों, कनिष्ठ सहायक के 746 पदों, पटवारी, एसआई, पुलिस से सभी भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आपने इससे पहले के 56 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। उत्तराखंड के एग्जाम्स में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसी के साथ साथ में हमारी हिंदी की, जीएस की और रीजनिंग की भी पोस्टमार्टम क्लासेस चल रही है, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां से उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपको बताया यह क्लास हमारी पोस्टमार्टम क्लास नाम से फेमस है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और 10 प्रश्नों से संबंधित अन्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं उनका पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर, हाल ही में जो वैयक्तिक सहायक का एग्जाम पेपर हुआ था, उसके 10 प्रश्नों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में स्थित है। और यही प्रश्न दोस्तों सेम पहले IGNFA किस राज्य में स्थित है इस प्रकार से पूछा गया, यानी कि पहले ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था यूके ट्रिपल एससी के द्वारा ही कि IGNFA उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। और इस बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब उत्तराखंड में भी दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में दोस्तों देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना हुई थी। लेकिन दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी 1938 में, तब इसका नाम था भारतीय वन अकादमी। और 1987 में इंदिरा गांधी जी के नाम पर इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। तो सभी पॉइंट याद रखने हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? देहरादून जनपद में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। और इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम से कब जोड़ा गया? तो इसे 1987 में जोड़ा गया था। और IGNFA की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाती है तो होती है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी। इतने सारे पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन होनी चाहिए। आप देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ये हमारी कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। तो इसी के साथ साथ आप लोग को पता होगा IMA भारतीय सैन्य अकादमी, ये भी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1932 को IMA की स्थापना कहाँ पे हुई थी? देहरादून में हुई थी। और यह क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहीं से आपको एक और पॉइंट याद होना चाहिए दोस्तों कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI कहाँ स्थित है? तो FRI भी हमारा कहाँ स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि वन अनुसंधान शाला भी इसे कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। अब FRI की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में FRI की स्थापना हुई थी। और FRI से एक प्रश्न एग्जाम में और पूछा गया है कि अब निम्न में से किस इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने 100 वर्ष से 2006 में हाल ही में पूरे किए गए थे? तो FRI के द्वारा इसके 100 वर्ष से 2006 में पूरे किए गए थे। मतलब प्रश्न पूछा गया था कि FRI ने अपने 100 वर्ष कब पूरे किए? तो 2006 में FRI ने अपने 100 वर्ष पूरे किए थे। अब FRI से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों कि FRI को ड्रीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया गया। FRI का मुख्य गेट किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रांडिस गेट के नाम से जाना जाता है। FRI जो भवन है उसी में दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना 1938 में की गई थी। इसी कारण मैं इस प्रश्न में आपको IMA के बारे FRI के बारे में बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना मानी जाती है। एक्चुअलिटी में दोस्तों इसका इतिहास हमारा 1878 से शुरू हो जाता है, क्योंकि 1878 में ही फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद फिर 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा जाता है। और एट लास्ट 1906 में इस जो हमारा फॉरेस्ट स्कूल था या इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल था, इसके साथ अनुसंधान नाम जोड़ा गया और इसका नाम रखा गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और स्वतंत्रता के बाद हम इसी को दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। 2006 में इसने अपने 100 वर्ष पूरे किए थे। और जो FRI भवन है यह किस शैली में बना हुआ है? तो ग्रीक रोमन शैली में यह बना हुआ है। और FRI भवन के जो वास्तुकार थे कौन थे? CG ब्लूमफील्ड इसके वास्तुकार थे। और इसका जो गेट है उसका नाम था क्या? ब्रांडिस गेट। इतने सारे पॉइंट आपको यहाँ से नोट डाउन होने चाहिए। इसी के साथ साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय भी कहाँ है दोस्तों? वह भी देहरादून में ही स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह भी देहरादून में ही स्थित है। मसूरी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? यह भी देहरादून में स्थित है। और क्लॉक टावर देहरादून में ही स्थित है। देहरादून चिड़ियाघर
देहरादून जू या मालसी डियर पार्क कहाँ स्थित है, ये भी दोस्तों देहरादून में ही स्थित है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा 32वां क्वेश्चन है, और काफी बार मैं इनका पोस्टमार्टम कर चुका हूँ। लिंगानुपात क्या होता है, जनगणना क्या होती है, जनसंख्या क्या होती है, साक्षरता क्या होती है, जो कि एग्जाम में पूछा आता है। तो यही प्रश्न दोबारा पूछ जाएगा कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, यानी कि 1000 पुरुषों के लिए ग्रामीण लिंगानुपात है दोस्तों कितना, 1000, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या भी क्या है, 1000 है। जबकि अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का शहरी लिंगानुपात कितना था 1000 में से, तो शहरी लिंगानुपात था दोस्तों कितना, 884। अब 2011 की जनगणना आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो लिंगानुपात था, औसत लिंगानुपात कितना था, वो था 963। ये उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963, और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 1000 है, और शहरी लिंगानुपात कितना है, 884। और लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो भारत का 13वां स्थान है लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है अल्मोड़ा, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों कौन सा, हरिद्वार। और ये सारी फैक्ट्स मैं आपको इससे पहले की वीडियोज में भी काफी बार बता चुका हूं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि चट्टानों के शिवालिक पारिस्थितिकी तंत्र को के युग को क्या कहा जाता है। तो चट्टानों के शिवालिक पारिस्थितिक तंत्र के युग को, आप देखिए दोस्तों, शिवालिक आ गया यहाँ पे, तो शिवालिक पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात की गई है, तो आप यहाँ पे शिवालिक हिमालय से इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं। तो शिवालिक हिमालय हिमालय अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शिवालिक हिमालय में क्या पाया जाता है दोस्तों, जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। तो जहां पर जीवाश्म पाए जाते हैं, इसका मतलब है उस युग को क्या कहा जाता है, स्तनधारियों का युग कहा जाता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके सॉल्व आउट करना था। तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो चट्टानों में शिवालिक पारिस्थितिकी तंत्र के युग को क्या कहा जाता है, स्तनधारियों का युग कहा जाता है, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र दोस्तों जिसका विस्तार हमारे उत्तराखंड के 7 जिलों में पाया जाता है, दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत, इन 7 जिलों में हमारे शिवालिक क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई उत्तराखंड में 700 से लेकर के 1200 मीटर तक है। ठीक है, और यह हिमालय श्रेणी का सबसे नवीन भाग है, और सबसे नवीन भाग होने के कारण ही दोस्तों यहां पर क्या मिलते हैं, हमें जीवाश्म मिलते हैं, और इन्हीं जीवाश्म के कारण में शिवालिक परिस्थितिकी तंत्र के युग को स्तनधारियों का युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको मायोप्लास्टीन युग का बालू, कंकड़, गोलाश्म और संपीड़नात्मक चट्टान की मोती परत के साथ साथ में स्तनधारियों के अवशेष भी देखने को मिलते हैं, जीवाश्म देखने को मिलते हैं। इसी कारण आपका शिवालिक हिमालय से यह प्रश्न रिलेट करते हुए पूछा गया था। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, 700 से लेकर 1200 मीटर रहती है उत्तराखंड में, और चौड़ाई होती है औसतन 10 से 20 किलोमीटर, और कहीं कहीं पे इसकी चौड़ाई आपको 50 किलोमीटर भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मौसम बहुत सुहावना होता है, पर्यटन केंद्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहता है। वर्षा की मात्रा, सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो सर्वाधिक वर्षा भी दोस्तों शिवालिक क्षेत्र में ही होती है। इसी शिवालिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय कह के भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, गर्म और आर्द्र जलवायु यहाँ की पाई जाती है। खनिज की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र शिवालिक हिमालय को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है, जीवाश्म पाए जाते हैं, और इसी कारण स्तनधारियों का युग चट्टानों के शिवालिक परिस्थिति तंत्र के युग को कहा जाता है। तो अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है। आगे बात करते हैं 34वें प्रश्न के बारे में। ठीक है, बाकी देखते हुए जो ज्योग्राफी के बारे में आपको और चीज़ें बताई होंगी कि भौगोलिक विन्यास के आधार पर या भौगोलिक विभाजन के आधार पर उत्तराखंड की जलवायु को या उत्तराखंड राज्य को मुख्यतः 8 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे दक्षिणी भाग होता है गंगा का मैदानी क्षेत्र, फिर तराई क्षेत्र, फिर भाबर क्षेत्र, फिर शिवालिक क्षेत्र, फिर दून या द्वार क्षेत्र, फिर लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, फिर वृहत या हिमालयी या उच्च हिमालयी क्षेत्र, और उसके बाद में लास्ट में होता है क्या, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सब आप लोगों को पता ही होंगे। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा था कि ऊंचाई मतलब H.C. खरक्वाल के द्वारा उत्तराखंड हिमालय को कितने भागों में बांटा गया था, तो फिर H.C. खरक्वाल ने इसे 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, देखिए, भोरघाट दर्रा, पेंसिला दर्रा, माणा दर्रा या पंगसो दर्रा। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों। तो जो माणा दर्रा है वो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, और माणा दर्रा भी कहाँ स्थित है, यह चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, अब माणा के साथ साथ में चमोली में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। देखिए, चमोली जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी, आप सभी लोगों को पता होगा। और चमोली काफी महत्वपूर्ण जनपद है हमारा परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आज तक जितने भी एग्जाम पेपर हुए हैं वहां पे चमोली से 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब चमोली में माना दर्रा है, माना दर्रे के साथ साथ ही नीति दर्रा, किंगरी मिंगरी दर्रा, डुंगरीला दर्रा, ये भी कहाँ स्थित है, चमोली में ही स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ में चमोली और तिब्बत के मध्य में भी कुछ दर्रे स्थित हैं, जैसे कि बालचा दर्रा, चौरहोती दर्रा, सलसला दर्रा, ये चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित है। इसी के साथ साथ लमलंग दर्रा, तुंजन दर्रा,
भ्यूंडार दर्रा, ये भी चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित है। इसी के साथ पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य में भी कुछ दर्रे स्थित हैं, जैसे कि बाराहोती दर्रा हो गया, मारचोक दर्रा हो गया, लातू-धुरा दर्रा, टोपी धुंगा दर्रा, ये भी चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। कालिंदी दर्रा दोस्तों उत्तरकाशी और चमोली जनपद के मध्य में स्थित है। तो ये सारे दर्रे जो कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है, इसलिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चमोली में कुछ हमारी घाटियां भी स्थित है, जैसे कि नीति घाटी कहाँ पड़ती है, चमोली में पड़ती है। निजमुला घाटी कहाँ पड़ती है, चमोली में पड़ती है। टिम्बरसैंण गुफा कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। और चिनाब घाटी कहाँ पड़ती है, यह चमोली में पड़ती है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। भ्यूंडार घाटी कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। टिम्बरसैंण घाटी कहाँ स्थित है, ये भी चमोली में स्थित है। टिम्बरसैंण गुफा भी चमोली में स्थित है। हनुमान गुफा, राम गुफा, गरुड़ गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा, ये सारी गुफाएं दोस्तों हमारी कहाँ है, चमोली जनपद में ही स्थित है। वसुंधरा जलप्रपात, ये भी कहाँ है, चमोली में ही स्थित है। गौना झील, होमकुंड ताल, हेमकुंड ताल, विरही ताल, मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल, और ये सारी ताल कहाँ स्थित है, ये भी हमारी चमोली जनपद में ही स्थित हैं। इतने पॉइंट आपको चमोली से डायरेक्टली याद रखने हैं। दर्रे आपको हमेशा याद रखने हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफी सरल क्वेश्चन देखिए कि टपकेश्वर मेला डॉट 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 नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक पौराणिक स्थान में होता है, यानी कि जो टपकेश्वर मेला है वह कौन सी नदी के तट पर आयोजित होता है। ठीक है, तो टपकेश्वर मेला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि टपकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों, यह देहरादून में स्थित है। और टपकेश्वर मंदिर परिसर में ही शिवरात्रि के दिन जो मेला लगता है उसे हम बोलते हैं क्या, टपकेश्वर मेले के नाम से फेमस माना जाता है उसे। अब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा एग्जामिनर ने पूछने का तरीका दोस्तों बदल दिया है। यहाँ पे पूछ दिया है कि जो टपकेश्वर मेला लगता है वह कौन सी नदी के तट पर लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, टॉन्स नदी के तट पर यह लगता है। वैसे दोस्तों एक्चुअलिटी में टॉन्स नदी के तट पर नहीं लगता है, लेकिन टॉन्स की एक सहायक नदी आप कह सकते हैं या सहायक जलधारा होती है, जिसे कहते हैं क्या, देवधारा नाम से। तो देवधारा के किनारे पे हमारा क्या लगता है, टपकेश्वर मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो टपकेश्वर धाम कहाँ स्थित है, टपकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, अगर आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है तो टपकेश्वर मंदिर भी हमारा कहाँ है, देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, और टपकेश्वर जो मंदिर है वो भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, टॉन्स नदी के ही किनारे स्थित है। इसे टपकेश्वर गुफा मंदिर कहा भी इसी को कहा जाता है, कौन सी, टपकेश्वर गुफा मंदिर। ठीक है, और गुरु द्रोणाचार्य के तपस्थली के रूप में भी हमारा टपकेश्वर को जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है, इसे हम कहते हैं क्या, टपकेश्वर मेले के नाम से भी जानते हैं। भगवान शिव का एक बहुत विशाल मंदिर है, टपकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। टपकेश्वर गुफा भी यहीं पर हमारा स्थित है, और देहरादून में ही हमारी एक वैष्णो देवी गुफा भी स्थित है, जो कि टपकेश्वर धाम के अंदर ही वैष्णो देवी नामक गुफा भी हमारी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो एक शिवलिंग है वहाँ पे प्राकृतिक रूप से लगातार क्या होता है, जल टपकते रहता है। ठीक है, और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म भी हमारा टपकेश्वर में ही हुआ था। ये सारे पॉइंट आपको देहरादून से याद रखने हैं। तो टपकेश्वर मेला और टपकेश्वर मंदिर दोनों कहाँ, देहरादून में स्थित है। कौन सी नदी के तट पर यह स्थित है, टॉन्स नदी के तट पर स्थित है। और कौन सी मतलब जलधारा के किनारे पूछा जाएगा, तो देवधारा, देवधारा आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 36वां प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 का आयोजन किया था। और करंट अफेयर में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ भी है। अगर करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो अभी फिर से कहूंगा, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख लीजिए, जरूर आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 का आयोजन दोस्तों न्यू दिल्ली में कराया गया था, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है। तो दोस्तों नीलकंठ शिखर को क्या कहता है, गढ़वाल की रानी कहा जाता है। देखिए गढ़वाल पहाड़ों की रानी पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है किसको, मसूरी को। लेकिन गढ़वाल की रानी किस पर्वत को कहा जाता है, तो नीलकंठ पर्वत शिखर को हमारा क्या कहा जाता है, गढ़वाल की रानी कहा जाता है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रख लेना है। अब यहीं से एक और अच्छा प्रश्न आता है हमारा दोस्तों, कि नीलकंठ पर्वत किस जनपद में स्थित है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि चमोली में दिया जाता है नीलकंठ पर्वत शिखर चमोली में स्थित है, कहीं कहीं नीलकंठ पर्वत शिखर को दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में भी दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअलिटी में अगर हम बात करें नीलकंठ पर्वत शिखर अगर आपसे पूछा जाता है तो यह चमोली में स्थित है, या नीलकंठ पर्वत चमोली में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6597 मीटर है। ठीक है, तो नीलकंठ शिखर को क्या, गढ़वाल की रानी भी कहा जाता है। और ब्यूटी ऑफ गढ़वाल भी किसको आता है दोस्तों, नीलकंठ शिखर को ही कहा जाता है, ब्यूटी ऑफ गढ़वाल। और ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूं इसी पोस्टमार्टम क्लास में, और एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। अब यहीं से पूछा गया एक और ऑप्शन है कि चौखंबा पर्वत शिखर कहाँ है, तो चौखंबा भी चमोली में स्थित है। गोमुख पर्वत शिखर उत्तरकाशी में स्थित है, और नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, यह भी चमोली में ही स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा, गढ़वाल की रानी किसको कहा जाता है, नीलकंठ शिखर को कहा जाता है, जो कि चमोली जनपद में पड़ता है और 6597 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नीलकंठ पर्वत शिखर चमोली और नीलकंठ महादेव मंदिर पूछेगा तो फिर आप वहां पे पौड़ी को सही कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों 38वां प्रश्न हमारा, ये भी अच्छा प्रश्न है कि नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है। और ये पंचप्रयाग मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि हर एग्जाम में पंचप्रयाग से एक प्रश्न जरूर टपकता है। अब मैंने पंचप्रयाग के ऊपर, पंचबद्री के ऊपर, पंच केदारों के ऊपर और साथ में पंचधारा, पंच गुफाएं, सारी वीडियोज बनाई हुई हैं, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। देखिए पंचप्रयागों में आपको पता होगा 5 प्रयाग होते हैं। कौन कौन से हमारे 5 प्रयाग होते हैं? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक है, जिसमें से 3 प्रयाग विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग, ये कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है। तो नंदप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। नाम से ही देख सकते हैं नंदप्रयाग, यानी कि अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी का संगम जहाँ पे होता है उस स्थान को हम नंदप्रयाग नाम से जानते हैं, जो कि कर्णप्रयाग से 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर विष्णु या गोपाल का मंदिर भी स्थित है और राजा नंद ने इस स्थान पर तपस्या करी थी। इस कारण दोस्तों इस स्थान को नंद प्रयाग नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। अब देखिए दोस्तों, ये पंचप्रयाग जो है, पंचप्रयाग में एक नदी हमारी कॉमन रहती है, कौन सी? अलकनंदा नदी। अब देखिए विष्णु प्रयाग पंचप्रयागों में पहला प्रयाग है, जहाँ पे अलकनंदा और विष्णु गंगा या धौली गंगा नदी का संगम होता है। अलकनंदा या विष्णु गंगा या अलकनंदा या धौली गंगा नदी का संगम होता है। नंद प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है, पंचप्रयाग में दूसरे प्रयाग के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग पंचप्रयाग में तीसरे प्रयाग के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे अलकनंदा और कर्णगंगा नदी या फिर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। अगला प्रयाग जो हमारा पड़ता है, ये तीनों प्रयाग चमोली में स्थित है। चौथा जो हमारा प्रयाग होता है दोस्तों, ये है रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और अगला है हमारा तो क्या? देवप्रयाग, जिसे सास बहू के संगम स्थल के रूप में भी जाना जाता है, और यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है कि नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है? तो नंदाकिनी नदी से मिलती है। वही अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम विष्णुप्रयाग में होता है, अलकनंदा और पिंडर का संगम दोस्तों हमारा कर्णप्रयाग में होता है। ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रख लेने हैं। अगला हमारा 39वां क्वेश्चन है, काफी सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत उत्तराखंड का है? तो जितनी बार भी अगर आप लोक संगीत की बात करते हैं, झोड़ा चांचरी, चांचरी पहले पूछ लिया गया था, तो झोड़ा यहाँ पर पूछ लिया गया है। और मैं आपको कई सारी वीडियोज में ये चीजें बताता हूँ। ये दोस्तों ऐसी चीज है ना जो फ्री का नंबर देके जाती है। अगर आप उत्तराखंड के कल्चर को जानते हैं, थोड़ा बहुत उत्तराखंड को समझते हैं ना, तो जैसे अलगोजा क्या है और ये क्या होता है, कुछ ऐसे इतने सरल प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आप नॉर्मली ऐपण क्या होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं एग्जाम में। तो प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा लोक संगीत उत्तराखंड का है। ठीक है, तो दोस्तों झोड़ा क्या है? दोस्तों उत्तराखंड का लोक संगीत है। ठीक है, अब लोक संगीत क्या है या लोकगीत है क्या? झोड़ा। अब देखिए झोड़ा में आप लोगों ने सुना होगा झोड़ा या चांचरी, तो कुमाऊं क्षेत्र में मुख्यतः झोड़े का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और स्त्री पुरुष के श्रृंगारिक नृत्य के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह एक समूह नृत्य गीत होता है, यानी कि समूह में गोल घेरा बना के हाथों में हाथ डाल के इस प्रकार के गीत को गाया जाता है और इसमें नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, इसी झोड़ा गीत में दोस्तों क्या होता है? चारों तरफ लोग घूम रहे होते हैं हाथों में हाथ डाल के या ऐसे गले में हाथ डाल के। ठीक है, और एक बीच में जो आदमी रहता है वो क्या होता है? हुड़की बजा रहा होता है और गायन कर रहा होता है। फिर जो चारों वो लोग घूमते हैं उसका क्या करते हैं? रिपीटेशन करते हैं। तो यही क्या होता है हमारा क्या दोस्तों? झोड़ा गीत। और मुख्यतः यह कुमाऊं क्षेत्र में माघ के महीने में गाया जाता है, या फिर कोई भी जैसे उपलक्ष्य होता है, पूजा पाठ होती है, या मतलब कोई त्योहार का आयोजन होता है, बड़े बड़े मंदिरों में, धामों में पर्वों का आयोजन होता है, वहां पर भी हमारा क्या होता है दोस्तों? झोड़ा गीत गाया जाता है। झोड़े के साथ साथ दोस्तों क्या होता है? एक चांचरी भी होती है। कहीं कहीं आप झोड़ा और चांचरी दोनों एक भी सुनेंगे। ठीक है, झोड़ा और चांचरी दोनों क्या होते हैं दोस्तों? गीत भी होते हैं और नृत्य भी होते हैं। ठीक है, चांचरी को ही भौनी भी कहा जाता है, जो कि एक नृत्य गीत होता है। इसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये भी गले में हाथ डाल के एक दूसरे के ऊपर ऐसे झूमते हुए गाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए न्योली। न्योली भी क्या होता है दोस्तों? न्योली भी एक प्रकार का क्या होता है? प्रेम प्रधान गीत होता है। ठीक है, जो कि स्त्री अपने पुरुष की याद में गाती, मतलब अपने पति की याद में गाती है, कि मतलब वही चीजें हैं, और हुड़के नगाड़े के धुन पर इसे गाया जाता है। तो कई कई सारे गीत हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा चौफला गीत, एग्जाम में पूछा गया। स्त्री पुरुष के सामूहिक मिलन गीत के रूप में जाना जाता है, उसे प्रेम और मिलन प्रकार का गीत है। ठीक है, खुदेड़ गीत की लड़कियों का विवाह बचपन में गढ़वाल क्षेत्र में पहले हो जाता था, तो वो मायके की याद में जो लड़कियां जिनका विवाह हो जाता है वह खुदेड़ गीत गाती थी। झुमेलो गीत होते हैं, प्रेम का प्रतीक होता है, नारी की हृदय वेदना और वेदना को दर्शाया उसमें जाता है। चौमासा गीत होते हैं, यानी कि चौमास आने पर जो, या वर्षा ऋतु आने पर जो गीत गाए जाते हैं उसे चौमासा गीत कहते हैं। छपेली गीत होते हैं, त्योहार मेले उत्सवों पर जो गीत गाए जाते हैं। जागर गीत होते हैं, यानी कि देवताओं के आह्वान के लिए गंगनाथ जी, गोलजी और कौरव, पांडव, नरसिंह, बूढ़केदार, कालादेव माता, इन सब, भगवती माता, इन सबको बुलाने के लिए
या तंत्र मंत्र पूजा पाठ करने के लिए, या लोक गाथाएं गाकर इनको उठाने वाले गीत हमारे जागर गीत के अंतर्गत आते हैं। हुड़की बोल गीत होते हैं, बैर गीत होते हैं, ठुलखेल गीत होते हैं। तो ये सारे गीतों के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, और इससे पहले की जो हमारी क्लासेज है उसमें भी मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूं। तो झोड़ा क्या है? उत्तराखंड का एक लोक संगीत है। और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया था? तो कौन सा संरक्षित क्षेत्र रामसर स्थल बना था दोस्तों? वो था हमारा क्या? आसन संरक्षण क्षेत्र। और ये आसन तो पता नहीं दोस्तों इतना इंपोर्टेंट हो गया ना कि यूके ट्रिपल हर दूसरे एग्जाम में आसन से प्रश्न उठा दे रहा है। यहां पर भी उठा दिया कि कौन सा संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है? तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना था। और ये क्वेश्चन भी आपको वह करंट अफेयर्स में करा चुका हूं। अब देखिए, आसन वेटलैंड संरक्षण केंद्र या आसन संरक्षण केंद्र कहां स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित या आसन संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में टोटल दोस्तों 4 संरक्षण आरक्षित केंद्र हैं। एक है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित केंद्र जो देहरादून में पड़ता है। दूसरा है झिलमिल झील आरक्षण क्षेत्र जो कि हमारा हरिद्वार में पड़ता है। तीसरा है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो कि नैनीताल में पड़ता है। और चौथा है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर, ये भी दोस्तों नैनीताल जनपद में ही पड़ता है। ये 4 मुख्यतः उत्तराखंड के संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से पहला रामसर स्थल बन गया कौन सा? आसन संरक्षण नीचे। ठीक है, इसके साथ में ही प्योपारा पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, इसे भी दोस्तों क्या बना दिया गया? रामसर स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते थे उन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। तो पिछले जो हमारे 6 से 7 पार्ट थे उसमें हमने बात करी यूके ट्रिपल एससी के जो अभी हाल ही में एग्जाम पेपर हुए थे, उसमें उत्तराखंड के एग्जामों का पैटर्न ये था। और ये जो पैटर्न है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कितने क्वेश्चन करा चुका हूं इस पैटर्न पर, या आपको उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप लोग अपने आप से देखिएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि कैसा पेपर एग्जाम में बनता है और क्या चीजें आपको यहां पर पढ़ाई जा रही है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इंपोर्टेंट ना हो और आपको जबरदस्ती पढ़ाई जा रही हो। तो आप लोगों को ये वीडियोस दोस्तों अच्छी तरीके से देखना है। और बहुत सारे लोग हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स के बारे में पूछते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑनलाइन कोर्स का ऐसा है, देखिए कि 1 या 2 हफ्ते के बाद आप ये मान के चलिए कि 1 मई से हमारा एक नया बैच चालू होने वाला है, जो कि हमारा एक कंप्लीट बैच रहेगा। उसमें हम आपको सारी वीडियोस एक साथ प्रोवाइड करा देंगे एप्लीकेशन के माध्यम से। तो जैसे ही ये शुरू हो जाएगा आप लोगों को हम नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्म भी कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।